तो इनमें आता है सबसे पहले पवित्र उपवन, जिसको लोग सैक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है सुरक्षित जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार। हेलो, वेलकम अगेन टू विद साई। मेरा नाम है कुणाल अंश और आप है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत है आपका वापस से। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्लास 12 के जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनके उपाय, उनके लॉस होने के कारण। और अब जो हमारा ये सेक्शन होगा ये होगा कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए या जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है। अब सबसे पहली बात यहाँ, इससे पहले चलते हैं, अगर पिछले पोर्शंस को रिकैप करते हैं हम, तो पिछले पोर्शंस में हमने पढ़ा था कि जैव विविधता जो है वो किस तरीके से उसका नाश हो रहा है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो मानव जाति है, जैसा कि हम जान रहे हैं। और क्योंकि हमेशा से मानव जाति जो है संख्या बढ़ती गई और ये लोग जो है निरंतर जैव विविधताओं का नाश करते गए, चाहे वो पेड़ पौधे के मामले में हो, चाहे वो पशु पक्षी के मामले में हो। हर जगह से इन्होंने सिर्फ दोहन ही किया है प्रकृति का, और दोहन की फलस्वरूप स्थिति आज ये है कि बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर है और कुछ इतने कम बचे हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम मात्रा में अब धरती पर बची है। कुछ चीज़ों की लिस्ट है जो आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा उसमें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, और आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि क्या सच में ऐसा है। तो अभी सवाल यह है कि संरक्षण क्या है, संरक्षण क्यों जरूरी है जैव विविधता का। तो इसका मेन कारण तो आप जान चुके हैं कि कोई भी चीज़ें जो है, हमारी पृथ्वी जो चलती है उसमें जैविक और अजैविक दो चीज़ें हैं। एक या तो वो लिविंग्स है या तो वो नॉन लिविंग है। तो दोनों चीज़ों का जब तक संतुलन नहीं होगा तो पृथ्वी सही तरीके से चल नहीं पाएगी। इसके बहुत सारे जो हैं हमको खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। हम लोग अलग अलग तरीके से इसका जो है नेचर हमसे उसके रूप में जो है नेचर अपना जो है एक प्रॉपर स्थिति दर्शाती है कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। तो ये हम अक्सर देखते हैं, आए दिन बाढ़, तूफान, आंधी, ये सब देखते रहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि संरक्षण वाले हिस्से में कहता हम जो जैव विविधता संरक्षण कहते हैं किसको है। कह रहा है विलुप्ति के कगार पर उपस्थित जीव तथा पादपों को जीवित रखने के लिए जो उपाय होते हैं या किए जाते हैं उन्हें जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। मतलब कि वैसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब कि जिनका प्रजनन दर बिल्कुल रुक गया है और उनकी संख्या बहुत कम बची है, संख्या कम बचने के कारण अब उनको किसी भी तरीके से संरक्षित करके, रिजर्व करके उनको रखना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा, प्रजनन करवाना पड़ेगा ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। अन्यथा ये सभी के सभी जीव क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर कोई भी चीज़ विलुप्त होती है तो उससे हमारे भोजन श्रृंखला पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसका जो आगे का जो कंसिक्वेंस हो सकता है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जरूरी है हमारे लिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सभी को बचाना आवश्यक है क्योंकि सब के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए है। अब सवाल ये है कि संरक्षण का ध्येय क्यों है, क्यों जरूरी है। तो इतनी सारी बातें क्लास 12 में आपको स्वयं पता होनी चाहिए कि हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम पूर्ण तरीके से पादपों पर निर्भर हैं, पूर्ण तरीके से जीवों पर निर्भर हैं। हम चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो निर्भर हैं उन पर किसी न किसी तरीके से। अगर वो नहीं रहेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी भी जो है वो स्थिति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हमारा भी जो परिवेश है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और एक समय ऐसे आएगा जब मानव जाति भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। तो इस संरक्षण के, तो फिर देखते हैं कि इनके संरक्षण के ध्येय में क्या क्या कहा जा रहा है, क्या संरक्षण का ध्येय इनके अनुसार बताया जा रहा है। कह रहा है संरक्षण का ध्येय क्या है, मतलब क्यों हम संरक्षण करना जा रहे हैं। कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना। रीजन क्या है कि अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जैविक और अजैविक दोनों घटकों का बराबर की मात्रा में रहना जरूरी है और ये नहीं रहेगा तो असंतुलित हो जाएगा। जैसे स्वयं थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद आप उनसे बोलते हैं कि मुझे 5 केजी चीनी दे दीजिए। अगर 5 केजी का वो बटखरा चढ़ाता है और चीनी की मात्रा एक साइड का तराजू ज़्यादा झुक जाता है तो क्या वो आपको देगा, नहीं देगा। या फिर अगर बटखरा वाला साइड ज़्यादा झुक जाता है तो आप नहीं लेंगे। मतलब दोनों का संतुलन आवश्यक है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का होना आवश्यक है, सभी किसी न किसी मतलब से बने हुए हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो सभी का होना जरूरी है क्योंकि उस कड़ी में से चेन, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक चेन है, इस चेन में से एक भी कड़ी मिटती है तो फिर चेन छोटा हो जाता है और धीरे धीरे अगर ये मिटती चली जाएगी तो पूरा का पूरा चेन छोटा हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक फांसी के फंदे जैसा हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना। वैसी जातियां जो बहुत विलुप्ति की मतलब विलुप्त हो चुकी है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं बची हो, जैसे गिद्ध वगैरह, है ना, उन लोगों को बचाना जो संकटग्रस्त में है, मतलब जिनमें प्रजनन का दर नहीं है, जो संख्या में बहुत कम हो बच गए हैं, तो अब उनमें अगर किसी कारणवश वातावरण के कारण या फिर तापमान के कारण अगर कोई समस्या हो जाती है तो उनका प्रजनन दर बिल्कुल रुक जाएगा, और फिर इस वजह से क्या होगा कि उनकी संख्या बढ़ नहीं पाएगी, उनका प्रजाति बढ़ नहीं पाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जातियों के जीन पूल का संरक्षण करना। जीन पूल आप मेंडल्स जो है उसमें पढ़ेंगे, आप अध्याय जब मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, अनुवांशिकी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जीन पूल क्या होता है, तो उसका संरक्षण करना है। दूसरा कि प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखना है, आवश्यक है, ये बिना प्राकृतिक का संतुलन इन जीवों के बगैर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हम हैं तो हमारे अलावा और भी जीव हैं जिस धरती पर होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो और प्राथमिक बात जो है कि मनुष्यों का होना ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा काल है। मनुष्य अगर ना हो तो पृथ्वी बिल्कुल स्वच्छ, साफ और सुंदर रहेगी हमेशा। चलिए आगे देखते हैं अगले वाले सेक्शन में। अब अगर स्वस्थानीय संरक्षण की बात करें तो इंस्टीट्यू में आप देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टीट्यू किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है जब किसी जीव या जंतु को बचाने के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। मतलब ये एक बार वापस इसको देखते हैं। कह रहा है जब किसी जीव या जंतु को बचाने के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम जैसा पहले बताए थे वैसे हम क्लियर कर देते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण वो होता है कि मान लीजिए किसी जंगल में कोई जीव है जो कि विलुप्ति के कगार पर है, तो हमने उस पूरे जंगल को ही संरक्षित कर दिया, मतलब कि वो जीव वहीं रहेगा, वहीं उसको सुरक्षित स्थान दिया जाएगा, मतलब कि उसमें अब किसी भी बेवजह किसी चीज़ की आवाजाही नहीं होगी, गतिविधियों पर रोक लगा दिया जाएगा, किसी मतलब चीज़ से अगर उस जानवर को खतरा है तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल हो जाएगा गवर्नमेंट के अंदर में। वहाँ ना किसी मनुष्य की गतिविधि होगी ना कोई एक्टिविटी होगी, मतलब कि पूर्ण रूप से उस जगह को ही संरक्षित कर दिया गया उसको बचाने के लिए। और फिर उसका रिप्रोडक्शन करा जाएगा, वहाँ पर अलग से लाके कहीं और अगर उपलब्ध है वैसा जीव उसको लाके वहाँ रखा जाएगा, उसका प्रजनन होगा, प्रजनन करके उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये कंडीशन होता है। इसमें हमने 4 देखा था। 4 में सबसे पहले हमारे नंबर पर आता है पवित्र उपवन। नाम में इसके लिखा हुआ है पवित्र उपवन, तो मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है हम ही लोगों से, खास करके भारत की संस्कृति से ये ज़्यादा रिलेटेड, खास करके भारत की संस्कृति से ये ज़्यादा रिलेटेड है पवित्र उपवन। कैसे, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम कहें कि आप लोग जाते हैं कभी कभार तो एक पेड़ होता है बरगद का, वर का पेड़, वर का शायद कहते हैं उसको, वर का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आप ये तीनों पेड़ को देखते होंगे, जल्दी लोग उसको काटते नहीं हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो पेड़ अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन फैलाता है, और हमारे प्राचीन समय से भी भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही इन सब पेड़ों को बचाने के लिए जो है लोगों को ये मतलब कि इस तरीके से उस भावना में लिप्त कर दिया जाता है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते, वो भगवान उसमें वास करते हैं, आप उस पेड़ को काटेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा कुछ समस्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लोग डर से उसको नहीं छूते। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे प्रॉफिट ये हो गया कि अब वो चीज़ सुरक्षित है, तो अब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब उसको कोई जल्दी काटना नहीं चाहता, वो खुद गिर जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई उस पेड़ को नहीं काटता जल्दी। आप किसी से पता भी कर सकते हैं कहीं भी, अक्सर आप देखते हैं पीपल का, बरगद का पेड़ जल्दी कोई नहीं काटता है। रीज़न क्या है, एक तो बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं हमको फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो हमारे लिए आसान होता है। ये आज से नहीं, हमारे लगभग पुरातन कालों से चला आ रहा है, वेद के कालों से चला आ रहा है। वेद के कालों में ही हर जगह को संरक्षित कर दिया जाता था। उसमें जैसे कि अगर हम पवित्र उपवन की बात करें तो मतलब वो जगह जिसे पवित्र उपवन कहा गया, उन जगह को आप हानि नहीं पहुंचा सकते, उन जगहों पर आप कोई किसी तरीके का कोई मतलब फालतू कार्य नहीं कर सकते, कोई फालतू गतिविधि नहीं कर सकते। जैसे कि मेघालय की तरफ चलते हैं तो मेघालय की जो खासी इलाका, मेघालय पूरा मेघालय में लगभग 70% वर्षा होती ही रहती है, 70% वर्षा वहाँ पूरे सीजन होती रहती है। तो मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो आपका पवित्र उपवन के रूप में जाना जाता है। कभी आपको मेघालय जाने का मौका मिले तो बिल्कुल मेघालय जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। और वहीं पर आपको मिलेगा लाइकेन आपने क्लास 11th में पढ़ा था इसके बारे में, लाइकेन के बारे में। लाइकेन जहाँ भी होता है वो बताता है कि वो जगह बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, बहुत पॉल्यूटेड फ्री है वो जगह बिल्कुल भी,
क्योंकि लाइकेन कभी भी पोल्यूटेड एरिया में नहीं निकलता, कभी भी जो प्रदूषण वाले इलाके में वो नहीं होता। और मणिपुर जो आपका ये मेघालय है, मेघालय का पूरा हिस्सा इतना खूबसूरत है, कभी अगर जाने का मौका मिले तो वहाँ जाइए, तो देखिए वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और लगभग वहाँ पूरे सीजन में से समझिए कि अगर हमारे पास टोटल 12 महीने तो 12 महीने से 70% महीने में वहाँ बारिश होती रहती है और आधा समय वहाँ का वन जो है वो पानी में डूबा हुआ रहता है मोस्टली। तो इसलिए वहाँ पर शैवाल जो है, कवक जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ ये पवित्र उपवन के रूप में संरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे कि सरगुजा, चंदा एवं बस्तर क्षेत्र, ये सब जैव विविधताओं का क्षेत्र है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए ये सब क्षेत्र जो है सुरक्षित है पवित्र उपवन के रूप में। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ये सभी पर नीलगिरी पर्वत का पूरा समावेश होता है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है वो भी संरक्षित है पवित्र उपवन के रूप में, मतलब कि उनको एक शुद्ध वाला रूप दे दिया गया ताकि लोग जाए तो वहाँ आस्था से उस पर जो है ध्यान दे, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना फैलाए, किसी को नुकसान ना पहुँचाए, हानि न करे किसी जानवर को, जीव को, और इस बात का सरकार प्रॉपर ध्यान रखती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास बहुत सारे पवित्र उपवन है। जैसे मेघालय में ही अगर हम देखें तो मेघालय में टोटल 83 पवित्र उपवन है। मणिपुर, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर भारत में कहीं प्रकृति से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, अगर थोड़ी देर के लिए हम समझे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल लगभग जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आपको आपको पर्सनली अगर नेचर से प्रेम है, प्रकृति से आपको प्रेम है, तो आप भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाइए। 7 सिस्टर के नाम से फेमस है वो पूरा स्टेट, 7 स्टेट हैं, सातों स्टेट को घूमिए, उनमें से मेघालय हो गया आपका, मणिपुर, ये सब जगहों में आप जो है घूमिए और आपको लगेगा कि नहीं कुछ है जो देखे हम धरती पर, तो वहाँ जरूर जाइए और घूमिए और नेचर से मिलिए, नेचर से देखिए, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि क्या चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ वो देखने को नहीं मिलती, यहाँ से धूल मिट्टी यही सब देखने को मिलता है। मणिपुर में लगभग 365 ऐसी जगह हैं जो पवित्र उपवन के रूप से संरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा ये तीनों उधर ही आते हैं। अरुणाचल प्रदेश 65 लगभग पवित्र उपवन वहाँ पर है। कर्नाटक भी लगभग अपने उत्तर जैसा ही है, कर्नाटक में भी लगभग 1424 पवित्र उपवन है। मतलब इन सभी जगहों पर जो है अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इनको संरक्षित करना हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि आप जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो लोग वैसे ही डर जाते हैं और चीज़ों को बचाने का कोशिश कर लेते हैं। आप कह देते हैं कि अगर यहाँ भगवान जो है शिवलिंग यहाँ से निकला है तो लोग तुरंत आस्था में डूब जाते हैं, मंदिर बना देते हैं तुरंत। तो रीज़न यही है कि अगर आपको प्रकृति बचाना है तो आप लोगों को उसके प्रति भी, उसको भी भगवान के रूप में देखिए, उसको भी लोगों को समझाइए कि यही भगवान है, इसी को बचाना है, तो वो स्वयं बच जाएगा, बशर्ते कि कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरे पोर्शन में अपने पास सकता है तो एक हिस्सा होता है स्वस्थानी का सुरक्षित जैव मंडल। सुरक्षित जैव मंडल कि हमने एक एरिया को क्या किया, रिजर्व कर दिया कि इस एरिया में कोई फालतू व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई आम इंसान इस एरिया में नहीं जाएगा, रिजर्व एरिया कर दिया उसको। जैसे कि आप लोग जाते होंगे कभी घूमने के लिए, कभी रांची साइड जाइए, कभी छत्तीसगढ़ साइड जाइए, तो जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं हमारे पूरे भारत में, जो अनुसूचित जातियाँ होती, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में ही रहती हैं, उनको बचाने के लिए बहुत सारी जनजातियाँ अब नष्ट हो चुकी हैं, लोग मर गए हैं या तो बाहर से लोग जाके उनके जंगल को ख़त्म कर देते हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है, हम लोगों से बातचीत करने का भी तरीका अलग होता है, सब कुछ उन लोगों से। कोई कोई तो ऐसे अफ्रीका में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग जानता भी नहीं है कि ट्रेन भी चलता है, बस भी चलता है, गाड़ियाँ भी चलती हैं। हाँ, लोग को जल्दी देखते भी नहीं है, कपड़े वगैरह भी उनको आइडिया नहीं है कैसे होते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से जीते हैं जंगलों में। तो उनको बचाना भी कभी कभी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जो है एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, वो हमारा पूरा एक जनरेशन फॉलो करवा रहे हैं पीछे की हिस्से को, वो दर्शा रहे हैं कि हम भी हैं, हम भी यहाँ कहीं हैं और हमको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम है। जंगल में रहते हैं तो सिंपल सी बात है, उनको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम होगा, तो उन जगहों को हम लोग संरक्षित करते हैं, सरकार उनको संरक्षित करती है ताकि उनकी परंपरा बनी रहे, उस क्षेत्र का जो पेड़ पौधा अपना विशेष पौधा है वो बना रहे, उस क्षेत्र का जो विशेष जंतु है वो बना रहे। जैसे कि याक वगैरह हम लोग देखते हैं ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं, तो वो सब विलुप्त हो जाएंगे तो उस जगह का पूरा पहचान ही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सुरक्षित जैव मंडल में क्या होता है, कह रहा है कि इन क्षेत्रों में वन्य आबादी, पारंपरिक जो है आदिवासी पारंपरिक तौर तरीके, पालतू जानवर सब इसी प्रकार इनको संरक्षित किया जाता है। मतलब कि उस एरिया में आपको रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा दिया था, मतलब कि आप उस एरिया में नहीं जा सकते, आपके लिए वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्षेत्र जो है वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझे, क्लियर तरीके से समझे,
कि जो सुरक्षित जैव मंडल होता है उसमें 3 क्षेत्र आते हैं। मतलब कि अगर कोई कहीं वास कर रहा है तो एक ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया और एक ये क्षेत्र हो गया। तो इस 3 क्षेत्र में इसको बांटा जाता है। एक क्षेत्र तो होता है आपका कोर क्षेत्र, तो ये आपका हो गया कोर क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर क्षेत्र। कोर समझते हैं आपको, बिल्कुल क्रस्ट में अंदर में कोर क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार के आम इंसान की आवाजाही की मना होती है। मतलब उस क्षेत्र में अगर कोई सुरक्षित जैव मंडल है तो उस जगह पर कोर क्षेत्र में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। मतलब जो जिस जगह पर वो लोग वास कर रहे हैं, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो वहाँ की आबादी हो, वन्य जीव हो, या फिर जो पालतू जानवर हो, उन लोगों के जो जनजातियों के हैं, तो उस क्षेत्र में कोई जल्दी नहीं जाता है। यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कर जाती है, प्रोहिबिटेड कर जाती है। मतलब कि आम आदमी जनजातीय क्षेत्र के कोर क्षेत्र में नहीं जा सकते। वहाँ पर आपको क्लियर लिख दिया जाता है कि इस क्षेत्र में आम इंसानों का जाना मना है। उसके बाद उसके बाहर का एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं बफर क्षेत्र। इसको कहते हैं हम लोग बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में क्या होता है कि सीमित गतिविधि कर सकते हैं, आप जा सकते हैं थोड़ा बहुत। मतलब कि लीगल अगर आपको दिया हुआ है, पास दिया हुआ है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। सीमित गतिविधि मतलब कि लिमिटेड होता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते वहाँ पर, इस एरिया में वो गतिविधि कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा एरिया आता है इसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरल एरिया, है ना। पेरीफेरल एरिया एक्चुअल में क्या है, तो बफर क्षेत्र के बाहर का जो भी एरिया है वो पेरीफेरल एरिया होता है। इसमें आप घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप वहाँ के जीवों को, वहाँ के पौधों को, वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचाए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा वहाँ पूरा जो है सेक्शन आर्मी बेस रहता है, तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तुरंत। क्योंकि ये सभी जैव मंडल होते हैं, पूरा एक विशेष जैव मंडल है उन लोगों का, उसी क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। कभी कभी आपको शायद मुलाकात हो जाए इन लोगों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिनकी संस्कृति के बारे में आप नहीं जानते। तो इनको जानना है तो आप किताबों को पढ़िए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि कहाँ कैसी जातियाँ हैं, कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, किस प्रकार की भाषाएँ हैं, कैसी भाषाएँ। तो हर तरह का अलग अलग अपना सेक्शन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के आसपास, जिनको ये भी नहीं पता है कि बाहर में कुछ दुनिया भी होती है, कुछ बिल्डिंग्स भी होते हैं, कार भी होती हैं, ये तक नहीं पता है। अभी अब बताइएगा, अभी 21 सेंचुरी चल रहा है इस देश में। तो ये दोनों सेक्शन हैं। अब देखते हैं अगले वाले सेक्शन की। जैव विविधता का जो संरक्षण होता है उसको अगर हम एक प्रोसेस प्रक्रिया से देखें तो जैव विविधता 2 प्रकार से हो सकती है। एक जो होता है स्वस्थानीय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन सिटू, ये आप लोग इससे पहले भी क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। और एक होता है बाह्य स्थानीय जो होता है एक्स सिटू। अब सवाल ये है कि इन सिटू और एक्स सिटू का मतलब क्या होता है। स्वस्थानीय मतलब कि स्थान वही हो जहाँ वो विचरण कर रहे हैं, जहाँ पशु रह रहे हैं या जहाँ पेड़ रह रहे हैं, लेकिन उसी जगह में एक सुरक्षित जगह को जो है चूज कर लिया जाए, या उसी जगह उसी आसपास में जंगल में ही, या फिर जहाँ वो वास करते हैं, जहाँ उनका वास स्थान है, वहीं पर उनकी व्यवस्था के अनुसार उनको बचाने के अनुरूप, उनके तापमान के अनुरूप वहीं पर एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया जाए। तो स्वस्थानीय इसको कहते हैं। मतलब कि इन सिटू पोर्शन में हम उसी जगह पर जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है उसको चूज करते हैं, उसके अनुसार बनाते हैं। तो जो हमारे स्वस्थानीय में सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन आते हैं, तो हमारे पास है पवित्र उपवन। ये क्या होता है इसको आगे देखेंगे, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। सबसे पहले सुरक्षित क्षेत्र में स्वस्थानीय में आता है सुरक्षित क्षेत्र, मतलब वैसे क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड एरिया हो, है ना, जहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ वो आसानी से प्रजनन कर सके, जहाँ वो आसानी से सर्वाइव कर सके, अच्छे तरीके से रह सके और अपनी संख्या को बढ़ा सके। तो इनमें आता है सबसे पहले पवित्र उपवन, जिसको हम लोग सैक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है सुरक्षित जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार। जो हमारा स्वस्थानीय में सुरक्षित क्षेत्र आता है वो आता है पवित्र उपवन, सुरक्षित जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार। वही अगर हम चलते हैं बाह्य स्थानीय में, मतलब कि हम जंगल से कहीं दूर, जंगल जैसा, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्थान। अब थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप कभी कभी जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए, बाहर जाते हैं, और जब आप बाहर पढ़ते हैं तो आपको हमेशा कहीं पर, आप पटना वगैरह में जाते होंगे या दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो लिखा होगा घर से दूर घर जैसा। मतलब कि वो आप उस जगह पे रहते हैं जिसको हम लोग पीजी कहते हैं, है ना। तो पीजी में रहने का मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि नहीं कि आप घर से बाहर, आपको घर का खाना मिलेगा, घर में रहने लायक मिलेगा। लेकिन वही अगर हम कहें कि जब घर में है आप और घर के बाहर है, तो घर के बाहर घर जैसा और ये घर में, कहने का मतलब ये कि स्वस्थानीय का मतलब हो गया कि जंगल में ही कहीं सुरक्षित जगह देखकर हमने उसको वहीं पर व्यवस्थित कर दिया है। और बाह्य स्थानीय मतलब कि जंगल से बाहर कहीं हम एक जंगल बनाए, जंगल जैसा, है ना। जैसे कि हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करते हैं, पटना में जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर हम उसको कहते हैं।
तो वो भी एक प्रकार का क्या है, जंगल के बाहर जंगल जैसा। वो जंगल नहीं है लेकिन जंगल जैसा बनाया गया उसको। वहाँ बहुत सारे जीव रखे जाते हैं ताकि वो उस स्थिति में सही रहे, सुरक्षित रहे, उनको कोई मारे ना और उनकी संख्या में भी वृद्धि होती रहे। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखते हैं और फिर इसमें समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे दी गई हैं,